जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू आवर चैनल मैथ्स बाय अनिल सिंह राजपूत। आज की इस वीडियो में हम ज्योमेट्री की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और आज हम सर्किल मतलब वृत्त के ऊपर पढ़ने वाले हैं। तो जिनको भी वृत्त आज तक समझ में नहीं आया उनके लिए बहुत ही शानदार क्लास होगी, और जो संविदा एमपी टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं सारे कॉन्सेप्ट बताऊंगा और कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चन ही एग्जाम में आते हैं। मैं अभी बताऊंगा कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो आपको पूरे कॉन्सेप्ट कॉपी में नोट करने हैं। मैं समझाते जाऊंगा, आपको नोट करना है। और जिनको ये चैप्टर समझ में नहीं आया उनके लिए भी बहुत ही यूनिक क्लास है, या फिर जिनको मैथ्स पढ़ने में इंटरेस्ट है उनके लिए भी आज की क्लास बहुत यूनिक होने वाली है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है सर्किल मतलब वृत्त के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने एक वृत्त बना देता हूँ। ये है हमारा वृत्त, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे शेप आपने अपने दैनिक जीवन में देखे होंगे, जैसे साइकिल का पहिया हो गया, कार का पहिया, बस का पहिया, या फिर चाबी का गुच्छा, घड़ी का डायल, है ना, 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए के सिक्के, या फिर चश्मा, वो भी गोल वृत्त के शेप का होता है। तो ये सारी आकृतियां वृत्ताकार होती हैं, ठीक है। तो ये वृत्त हो गया। अब देखो, ये वृत्त की संपूर्ण लंबाई, वृत्त की संपूर्ण लंबाई को हम क्या कहते हैं? वृत्त की परिधि, ठीक है। वृत्त की संपूर्ण लंबाई को हम परिधि मतलब सरकमफेरेंस कहते हैं, जिस पर मैंने पेन चलाया। वृत्त की संपूर्ण लंबाई वृत्त की क्या कहलाती है? परिधि, सरकमफेरेंस। इसका फॉर्मूला होता है 2πr, ठीक है। जैसे मैं इस व्हाइट बोर्ड पर पढ़ा रहा हूं ना, तो इसके चारों तरफ की बाउंड्री कहलाएगी पेरीमीटर मतलब परिमाप, और वृत्त में इसको परिधि बोलते हैं। अब देखो, वृत्त का केंद्र मान लो O है, तो वृत्त के केंद्र से परिधि को छूने वाली रेखा वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। वृत्त के केंद्र से परिधि को छूने वाली रेखा वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। वृत्त के केंद्र से परिधि को छूने वाली रेखा वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। ये सारी त्रिज्याएं हो गई। तो ये हमारी त्रिज्या है, जिसको इंग्लिश में रेडियस बोला जाता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो मैं एक सर्किल और आपके सामने ड्रॉ करूंगा। ये हमारा वृत्त है, ठीक है। ये वृत्त का केंद्र हो गया। इस केंद्र से होकर मैंने एक रेखा खींची जिसको मैंने नाम दिया AB, एक रेखा मैंने खींची CD, और एक रेखा मैंने खींची EF। तो अब आप खुद बताओ कि AB, CD और EF में बड़ी रेखा कौन सी है? तो आप कहोगे सर AB बड़ा है, ठीक है, क्योंकि ये वृत्त का व्यास है। वृत्त का व्यास हमेशा केंद्र से होकर गुजरता है, पहली बात। दूसरी बात, O से B, ये भी वृत्त की त्रिज्या हो गई। केंद्र से परिधि को छूने वाली रेखा, ये भी त्रिज्या हो गई। तो आप कहोगे सर व्यास बराबर मैंने क्या देखा? 2 गुणित त्रिज्या, मतलब डायमीटर इज इक्वल टू 2r। व्यास त्रिज्या का दोगुना होता है। दूसरी चीज, वृत्त का व्यास हमेशा कहाँ से होकर गुजरता है? केंद्र से होकर गुजरता है। आप जितने भी व्यास खींचना हो, ये भी व्यास हो जाएगा, ये भी वृत्त का व्यास हो जाएगा, और ये भी वृत्त का क्या हो जाएगा? व्यास हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने आपसे कहा ABCDEF में बड़ा क्या है? तो आप कहोगे सर AB बड़ा है। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का क्या कहलाती है? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास कहलाती है। तो ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। व्यास त्रिज्या का दोगुना होता है, वृत्त का व्यास हमेशा केंद्र से होकर गुजरता है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास कहलाती है। अब सर ये जीवा क्या है? तो परिधि पर स्थित 2 बिंदुओं के मिलने से बनी रेखा वृत्त की जीवा कहलाती है। परिधि पर स्थित 2 बिंदुओं को मिलाने से बनी रेखा वृत्त की क्या कहलाती है? जीवा। तो आप जीवा भी समझ गए होंगे, व्यास भी समझ गए, त्रिज्या भी समझ गए, परिधि भी समझ गए। अगर मुझे इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालना होगा तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr², और इस पर कैसे क्वेश्चन आते हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ये सारे कॉन्सेप्ट आपको नोट करने हैं, आपको एग्जाम में नंबर देंगे। संविदा वालों को पता है कैसा क्वेश्चन आएगा? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? व्यास त्रिज्या का दोगुना होता है, पहला पॉइंट। वृत्त का व्यास हमेशा केंद्र से होकर गुजरता है, दूसरा पॉइंट। तीसरा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास कहलाती है। चौथा, वृत्त का केंद्र वृत्त के बाहर स्थित होता है, तो वो गलत हो जाएगा, या फिर इसके अलावा कुछ और भी पूछ सकता है वो। तो आपको ये सारे पॉइंट नोट करने हैं। इसके बाद मैं एक वृत्त और आपके सामने बनाऊं। ये हो गया वृत्त का केंद्र O, इसको मैंने नाम दिया P, इसको मैंने नाम दिया Q, और इसको मैंने नाम दिया R, ठीक है। PRQ वृत्त पर मैंने 3 बिंदु ले लिए। तो ये जो PQ है ना, ये वृत्त का चाप है। द सेम गोज विथ ये जो PRQ है ना, PRQ ये भी वृत्त का क्या है? चाप, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है आर्क। एक होता है माइनर आर्क, एक होता है मेजर आर्क। तो आप कहोगे सर ये जो PQ है इसको ऐसे संकेत से दर्शाएंगे, ये हो जाएगा आपका लघु चाप। उसी तरीके से PRQ ये हो जाएगा आपका दीर्घ चाप, PRQ दीर्घ चाप। तो आप चाप समझ गए होंगे चाप क्या होता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें, जैसे मान के चलो मैंने एक वृत्त खींचा, ठीक है, एक जीवा खींची जिसको मैंने नाम दिया AB,
यहाँ पर बिंदु ले लिया P और यहाँ पर बिंदु ले लिया M और ये है आपका वृत्त का केंद्र। मान लो ये वृत्त का केंद्र क्या है, O। तो आप कहोगे सर ये मैं बता चुका हूँ, ये जीवा है। परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने से बनी रेखा वृत्त की क्या कहलाती है, जीवा। और ये वाला जो पोर्शन है इसको मैंने चाप कहा। तो आप कहोगे जीवा और चाप से घिरे हुए भाग को हम वृत्तखंड बोलते हैं, मतलब सेगमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वृत्तखंड, या फिर इंग्लिश वाले सुनो इसको बोलते हैं सेगमेंट। क्या बोलते हैं, सेगमेंट। अगर मैं कॉर्ड और इस आर्क के बीच के हिस्से की बात करूं तो वो कहलाता है सेगमेंट, मतलब जीवा और चाप से घिरा हुआ भाग वृत्तखंड कहलाता है। जीवा और चाप से घिरा हुआ भाग वृत्तखंड कहलाता है। इस छोटे वाले को APB, ध्यान से देखना, APB इसको मैं कहूंगा लघु वृत्तखंड और AMB इसको मैं कहूंगा दीर्घ वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड। तो जीवा और चाप से घिरा हुआ भाग क्या कहलाता है, ये मेरे भाई जीवा है और ये मेरा चाप है। ये मेरे भाई जीवा है और ये मेरा चाप है। तो जीवा और चाप से घिरा हुआ भाग वृत्तखंड कहलाता है। इसके बाद अगर अपन बात करें, मैं एक सर्किल और बनाता हूँ छोटा सा। ये हो गया वृत्त का केंद्र, ये हो गई वृत्त की त्रिज्या OA, ये हो गई वृत्त की त्रिज्या OB। वृत्त के केंद्र से वृत्त को स्पर्श करने वाली रेखा वृत्त की त्रिज्या कहलाती है, या वृत्त के केंद्र से परिधि को छूने वाली रेखा वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। यहाँ पर मान लो थीटा डिग्री का कोण बन रहा है, तो त्रिज्याओं और चाप से घिरा हुआ भाग त्रिज्य खंड कहलाता है। इसको बोलते हैं इंग्लिश में सेक्टर। क्या बोलते हैं मेरे भाई, सेक्टर। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला था, जीवा और चाप से घिरा हुआ भाग, जीवा और चाप से घिरा हुआ भाग वृत्तखंड कहलाता है, और त्रिज्याओं से और चाप से घिरा हुआ भाग त्रिज्यखंड कहलाता है। AOB इस पोर्शन को अपन क्या बोलेंगे, लघु त्रिज्यखंड। और ये बाहर वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला, ठीक है। और यहाँ पर भी त्रिज्याएं खींची जा सकती हैं। ये हो जाएगा आपका दीर्घ त्रिज्यखंड, माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, ठीक है। तो मैंने बहुत सारी बातें आपको बताई, व्यास क्या होता है, त्रिज्या क्या होती है, चाप क्या होता है, जीवा क्या होता है। जीवा और चाप से घिरा हुआ भाग वृत्तखंड कहलाता है, एंड त्रिज्याओं से और चाप से घिरा हुआ भाग त्रिज्यखंड कहलाता है। ये नीचे वाला हो जाएगा लघु त्रिज्यखंड, ये ऊपर वाला हो जाएगा दीर्घ त्रिज्यखंड। आई होप आप इतना समझ गए होंगे। इसके बाद अगर अपन बात करें, मान लो ध्यान से देखना, मैंने एक वृत्त और बनाया, और केंद्र ले लिया उसका O, ये है आपका AB, ठीक है, जो आपका केंद्र से होकर गुजर रहा है। ये एक ऐसी जीवा है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास कहलाती है, जो केंद्र से होकर गुजर रही है। तो ये जीवा क्या करेगी, इस पोर्शन को और इस पोर्शन को बराबर भागों में बांटेगी। तो वृत्त का व्यास वृत्त को दो बराबर हिस्सों में बांटता है, जिसको हम बोलते हैं अर्धवृत्त, और इंग्लिश में बोलते हैं सेमी सर्किल। क्या बोलते हैं, सेमी सर्किल। तो मैंने क्या बोला, अब इसको मुझे थोड़ा सा बीच से खींचना था। जैसे मैं एक डायग्राम और बना दूं, जैसे ये अपन ने बीच से खींचा, ये है आपका वृत्त का केंद्र, ये हो गया OAB। तो ये भी अर्धवृत्त है, ये भी अर्धवृत्त है, ये दोनों हिस्से बराबर है। मतलब वृत्त का व्यास अगर मैं इसको बीच से कट कर दूं तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बराबर हो जाएगा। तो वृत्त का व्यास वृत्त को दो बराबर भागों में बांटता है, जिसको हम अर्धवृत्त बोलते हैं या सेमी सर्किल बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, इस वृत्त पर मैं एक बिंदु ले लूं C, या फिर यहां पर बिंदु ले लूं D, कुछ भी हो सकता है। इस A को मैं C से मिला दूं, A को B से मिला दूं, और यहाँ पर कोण बनेगा 90 डिग्री का। क्यों? क्योंकि जो अर्धवृत्त का कोण है वो समकोण होता है। अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। सेमी सर्किल का एंगल 90 डिग्री का होता है, याद रखना है। कहोगे सर कैसे 90 डिग्री का बनता है? तो देखो ये मेरी सीधी लाइन है ना, इसका पूरा एंगल बनेगा 180 डिग्री का, और 180 का हाफ हो जाएगा 90। अभी मैं आपको एक थ्योरम बताऊंगा कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का डबल होता है, तो ये 90 हो जाएगा। तो अर्धवृत्त का कोण आपका समकोण होता है। उम्मीद है आपको जितना भी बेसिक मैंने आपको बताया है, त्रिज्या के बारे में, परिधि के बारे में, व्यास के बारे में, चाप के बारे में, वृत्तखंड के बारे में, त्रिज्यखंड के बारे में, अर्धवृत्त के बारे में, ये सारा कुछ समझ में आया होगा। बहुत सारे पॉइंट अभी डिस्कस करने के लिए बचे हुए हैं, तो उनकी हम चर्चा करेंगे। तो ये हमारा बेसिक पोर्शन रहा, इसके आगे की चर्चा अभी हम करने वाले हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे के पॉइंट डिस्कस करते हैं। अब हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट सर्किल, मतलब महत्वपूर्ण बिंदु जो सर्किल के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। जैसे मैंने आपके सामने एक वृत्त बनाया और उसका केंद्र लिया O, ठीक है, और मैंने एक ऐसी रेखा खींच दी, जैसे इसको नाम दे दो PAQ। तो इस रेखा को क्या बोलेंगे? ये वृत्त को पार करते हुए, वृत्त को छेदते हुए दो बिंदुओं पर कट कर रही है, दो बिंदुओं पर काट रही है।
तो ऐसी रेखा को हम बोलते हैं छेदक रेखा, छेदक रेखा, और इंग्लिश में बोला जाता है सीकेंट, SECANT, है ना। ये छेदक रेखा है जो वृत्त को दो बिंदुओं पर काट रही है, वृत्त के आर पार गुजर रही है। फिर से हम एक सर्किल बनाएं, इसका केंद्र हम O ले लें। अब मैंने एक ऐसी रेखा खींची जो वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श कर रही है। जैसे ये जो रेखा होगी जो वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श करेगी, तो इसको बोला जाता है स्पर्श रेखा, यानी कि टेंजेंट। स्पर्श रेखा इट मीन्स टेंजेंट। तो स्पर्श रेखा क्या होती है? अब एक वृत्त में बहुत सारे बिंदु होते हैं, तो एक वृत्त पर कई स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। मान लो एक हमने यहाँ से खींच दी, एक यहाँ से खींच दी, एक यहाँ से खींच दी, है ना, एक यहाँ से खींच दी, तो कई स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। लेकिन स्पर्श रेखा जो होती है वो वृत्त को केवल एक बिंदु पर काटती है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी स्पर्श रेखा जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर काटेगी। तो यहाँ पर हमने छेदक रेखा की बात कर ली, यहाँ पर हमने स्पर्श रेखा की बात कर ली। तो स्पर्श रेखा वृत्त को केवल एक बिंदु पर काटती है, लेकिन एक वृत्त में अनंत इनफाइनाइट स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। आप देख रहे हो ये भी स्पर्श रेखा है, ये भी स्पर्श रेखा है, तो एक वृत्त में अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। इसके बाद अगर अपन बात करें तो जैसे मान के चलो मैंने एक बिंदु लिया, एक पॉइंट लिया P। अब मैं आपसे कहूं कि इस एक बिंदु से कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं, तो देखो आप इस एक बिंदु से कई सारे वृत्त बना सकते हो। इस एक बिंदु से होते हुए बहुत सारे वृत्त खींचे जा सकते हैं। तो आप कहोगे सर कि एक बिंदु से अनेक वृत्त खींचे जा सकते हैं। अगर मैं दो पॉइंट ले लूं, जैसे मान के चलो एक पॉइंट ले लिया P और दूसरा पॉइंट ले लिया मैंने Q। अब मैं आपसे कहूं कि इनसे कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं, तो आप इनसे भी होते हुए कई वृत्त बना सकते हो। जो इनसे होते हुए जाएं, कई वृत्त खींचे जा सकते हैं जो इन बिंदुओं से होकर बनाए जा सकते हैं, ठीक है। ये हो गए हमारे वृत्त। तो एक बिंदु से अनेक वृत्त खींचे जा सकते हैं और दो बिंदुओं से भी अनेक वृत्त खींचे जा सकते हैं। इसके बाद अगर हम एक ही रेखा में तीन बिंदु ले लें, जैसे मान के चलो एक बिंदु हमने ले लिया A, दूसरा बिंदु ले लिया B और तीसरा बिंदु ले लिया C। अब मैं कह रहा हूं कि इन तीनों बिंदुओं से होकर एक वृत्त खींचो, तो आप क्या करोगे? या तो आप एक ऐसा वृत्त खींचोगे जो A और C से होकर जाएगा, या फिर आप एक ऐसा वृत्त खींचोगे जो B और C से होकर जाएगा, या फिर आप एक ऐसा वृत्त खींचोगे जो B और A से होकर जाएगा। मतलब एक बिंदु तो छूटेगा। अगर आप AB को लोगे तो C छूटेगा, AC को लोगे तो B छूटेगा, BC को लोगे तो A छूटेगा। मतलब तीन संरेख बिंदुओं से, तीन संरेख या फिर आप इनको कहो कोलिनियर पॉइंट जो एक ही रेखा पर स्थित है, तीन संरेख बिंदुओं से एक वृत्त नहीं खींचा जा सकता, कोई ना कोई एक पॉइंट तो छूटेगा। लेकिन अगर मैं एक वृत्त बनाऊं इस पर देखो एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर है। कहने का मतलब तीन बिंदु, जैसे इसको P कह दो, इसको Q कह दो, इसको R कह दो, तीन बिंदु जो एक ही रेखा पर स्थित नहीं है उनसे एक वृत्त खींचा जा सकता है। तो आप कहोगे तीन असंरेख बिंदुओं से एक वृत्त खींचा जा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर तीन बिंदु एक ही रेखा पर है तो तीनों बिंदु एक ही वृत्त में नहीं आएंगे, और एक बिंदु से अनेक वृत्त खींचे जा सकते हैं और दो बिंदुओं से भी अनेक वृत्त खींचे जा सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको छेदक रेखा के बारे में बता दिया, स्पर्श रेखा के बारे में बता दिया। ये बिल्कुल बेसिक लेवल पे बातें हो रही हैं कि सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएं। इसके बाद अगर अपन बात करें तो ध्यान से देखो, एक वृत्त मैंने फिर से बनाया जिसका केंद्र O है, ठीक है। तो इस वृत्त के बाहर कहीं पर आप एक बिंदु P ले लो, ठीक है। तो इस बिंदु P से दो ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। एक स्पर्श रेखा तो ये हो गई और दूसरी स्पर्श रेखा ये हो गई। इसको आप कह दो PT और PS। तो वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। एक तो हो गई हमारी PT और दूसरी हमारी हो गई PS। तो इस पूरे वीडियो में मैंने केवल वृत्त का बेसिक बताने की कोशिश करी है। एक वीडियो अभी और आएगा जिसमें हम वृत्त के गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और मैं अपने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और मैं डिस्क्रिप्शन में बेसिक लेक्चर्स की प्लेलिस्ट और ज्योमेट्री की प्लेलिस्ट भी शेयर कर दूंगा, तो इसके पुराने वीडियोस भी आप देख सकते हैं, क्योंकि ये ज्योमेट्री का शायद 9वां वीडियो है। इसके पहले भी मैंने बहुत कुछ पढ़ा रखा है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो दूसरे लोगों तक शेयर करिए, और चैनल पर अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।